विदेशी घुसपैठिया शुरू से बोला जाता रहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया कि इतने विदेशी घुसपैठिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पर जू नहीं रेंगा, उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। 2 दिन पहले लोगों के खाते में पैसा भेजा गया और बोला गया कि हमने पैसा भेज दिया है, परसों चुनाव है। बेशर्मी के उस हद तक पहुंचा गया। मतलब हम लोग महिलाओं के कल्याणकारी कार्य के पक्ष में है। कुछ भी हो सकता है। मैंने ईवीएम के इनबिल्ट गड़बड़ी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, इसके कई प्रमाण मिल चुके हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में SIR हुआ और कई लाख वोट काटे गए, जिसके बाद विपक्षी दलों का कहना है कि SIR के माध्यम से कुछ विशेष जाति समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बहुत से लोगों के नाम गायब हैं लिस्ट से। खैर, जो पार्टियां हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और इसी सिलसिले में हमारे साथ RJD के MLA हैं आलोक मेहता सर। इनसे बात करेंगे कि SIR को लेकर इनका क्या कुछ सोचना है। सर, बिहार में SIR के बाद 65 लाख आप लोगों का कहना है कि वोट काटे गए। उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है और तमाम विपक्षी दल SIR पर सवाल उठा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि बिहार पहला राज्य था जहाँ पर SIR का प्रयोग शुरू हुआ, और जैसे ही शुरू हुआ तो शुरुआती दौर में ही दिखने लगा कि SIR कराया क्यों जा रहा है। इन लोगों ने नाम लिया कि विदेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए ऐसा कराया गया। लगभग 70 लाख के लगभग लोगों का नाम कटा। पूछा गया कि कितने विदेशी घुसपैठिए मिले, तो न चुनाव आयोग न सरकार, किसी ने ये जवाब, कोई भी जवाब ये नहीं दे सका कि एक भी घुसपैठिया वहाँ नजर आया। लेकिन इसके पीछे क्या छिपा था, इस बात को जब हम लोग गहराई में जाकर हम लोगों ने देखा तो पता चला कि चुन चुन कर समुदाय विशेष के लोगों को, जो RJD समर्थक थे, जो पिछड़ा दलित सोसाइटी के लोग थे, जो मजदूर वर्ग थे, जिनका सरकार की विफलताओं की वजह से पलायन बड़े पैमाने पर होता है और वो 3 महीना 4 महीना के लिए बाहर काम करने जाते हैं, फिर लौटकर बिहार आ जाते हैं, वैसे लोगों का नाम कटा। वैसे लोग जो गरीब मजदूर हैं और दिन भर काम करते हैं, उनका नाम कटा, इसलिए कि दिन में उसके यहाँ लोग जाते थे, जो नाम कटने जोड़ने वाले लोग थे। अब फिर BLO जाते थे और उनको मुलाकात नहीं होती थी, तो उसमें उन लोगों ने नियम बनाया था कि 3 बार आपके घर पर जाएं तो आपका नाम, और आप नहीं मिले तो नाम कट जाएगा। तो ये सारी तमाम ऐसी चीज़ें, और बहुत स्थानीय स्तर पर जाति और पार्टी देखकर नाम को काटे गए। कटिहार जैसे कंस्टिट्यूंसी में एक उदाहरण है, वहाँ सबसे बड़ी संख्या में नाम काटा गया और चुन चुन कर काटा गया। जो दल विशेष विरोधी दलों के समर्थक लोग थे, उनका नाम काटा गया। ये तमाम शिकायतें हुई, शिकायतें की गई इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पर जू नहीं रेंगा, उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। विदेशी घुसपैठिया शुरू से बोला जाता रहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया कि इतने विदेशी घुसपैठिया। यह आरोप तो कटिहार पूर्णिया जैसे इलाकों के लिए भी लगाया जा रहा था, या बिहार के अन्य हिस्सों के लिए, लेकिन वहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, और उसके बावजूद 60-70 लाख नाम काट दिए गए। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दल विशेष को जिताने के लिए यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसको इलेक्शन कमीशन
जिसको निष्पक्ष होना चाहिए था, उसको इस सरकार ने पक्षपातपूर्ण बनाकर उसके कंधे पर बंदूक रख के और निशाना साधा गया और कानून की दीवार में छेद करके और इस डेमोक्रेसी के विशाल व्यवस्था को, एक पवित्र व्यवस्था को अपवित्र किया गया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जिसकी सरकार होगी उसकी सरकार ही रहेगी, फिर दूसरे की सरकार नहीं आ सकती। यह भारतीय प्रजातंत्र की मूल भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान इसलिए नहीं बनाया था कि आप प्रबंधन करके चुनाव जीत लीजिए और भावना और प्रबंधन दोनों के बीच में कोई तालमेल ना हो। वही किया गया। नियम बनाया गया है कि किसी भी लाभकारी योजना की घोषणा चुनाव के 3 महीने पहले तक नहीं होगा। टीएन शेषन साहब ने इसको नोटिफाई किया था। 3 महीने पहले कोई घोषणा नहीं होगी और इस बीच में भी इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि आपकी उस योजनाओं का प्रभाव निष्पक्ष मतदान पर पड़ रहा है तो उस पर रोक लगाया जाएगा। ये तमाम इन भावनाओं का मतलब चिथड़ा उड़ा दिया गया इस चुनाव में और इलेक्शन के वोटिंग के 2 दिन पहले लोगों के खाते में पैसा भेजा गया और बोला गया कि हमने पैसा भेज दिया है, परसों चुनाव है। बेशर्मी के उस हद तक पहुंचा गया। मतलब हम लोग महिलाओं के कल्याणकारी कार्य के पक्ष में हैं। हमें कोई गुरेज नहीं। बिहार में महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाओं को सुविधा मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, इस सब के पक्ष में है। लेकिन ये जो किया गया है वो डायरेक्ट ऐसा लगता है कि किसी को एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो, तिजारत टाइप का चीज़ किया गया। दूसरी बात है कि सारे जो मतलब कोई कानून बनता है तो कानून का मकसद होता है कि किसी गड़बड़ी को रोके। अब कानून बन गया कि आप इलेक्शन के आचार संहिता लागू होने से पहले की योजनाएं इलेक्शन के क्रम में भी चालू रखी जा सकती है, ये नियम बना। लेकिन यह भी उसके साथ भावना जुड़ी हुई है कि यदि उसका प्रभाव निष्पक्ष मतदान पर पड़ रहा हो तो उसे रोक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन मूक बना रहा, बैठा रहा, तमाम तरह के कंप्लेंट्स गए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि देश को एक खास व्यक्ति, 1-2 व्यक्ति का गुलाम बनाकर रखने की साजिश चल रही है और वो जनता को डराने धमकाने की कोशिश भी आजकल चल रही है। आप जनता के डराने धमकाने की बात करें, बीएलओ जब से एसआईआर स्टार्ट हुआ है, बीएलओ की आत्महत्या का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन सा ऐसा प्रेशर है या क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो वो आत्महत्या करने पर बाकायदा वीडियो भी वायरल? ये आत्महत्याएं दबाव में होती हैं, दबाव से तनाव पैदा होता है। जो एक नेचुरल जस्टिस होना चाहिए उससे दिगर यदि आप किसी को कोई काम करने के लिए दबाव डालिएगा तो स्वाभाविक रूप से उसको लगेगा कि भाई मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार का दबाव? बिल्कुल सरकार का दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोटों को काट के बाहर करो। तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रजातांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध है। बाबा साहब ने किसी अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा था कानून बनाने में, लेकिन कानून का इंटरप्रिटेशन करने वाले जो लोग हैं, जो पद हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको कब्जे में ले लिया गया है और उनके माध्यम से ही, उनके कंधे पर बंदूक रख के ही चलाया जा रहा है। यह फेयर, अभी तक का सबसे अनफेयर इलेक्शन। हमें तो प्रतीत होता था कि हरियाणा में आंधी बह रही थी कांग्रेस के पक्ष में, रिजल्ट आया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिल्ली में आंधी बह रही थी केजरीवाल के पक्ष में, रिजल्ट आया बीजेपी के पक्ष में। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के पक्ष में। और तो हमें लगता था कि बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं तो उनको ये लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे।
लेकिन इनका मैकेनिज्म आखिर कुछ भी हो सकता है। मैंने ईवीएम के इनबिल्ट गड़बड़ी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, इसके कई प्रमाण मिल चुके हैं। लेकिन आप सब प्रमाण अपने पास रखेंगे और हमसे कहें कि प्रमाण पेश करो, तो हम तो नहीं कर पाएंगे ना। आप अपनी ईमानदारी दिखाइए। आपसे कहा जा रहा है कि आप बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू कीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं दिखी, लेकिन इसको आप मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि पूरा देश चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और आप जबरदस्ती उसको ईवीएम, जब ईवीएम इतनी हैकिंग हो रही है, तब इतनी फाइनेंशियल मैटर्स आप देखिए कि इतने सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने के बावजूद किसी के अकाउंट से करोड़ों रुपया गायब हो जा रहा है, तो आप उसको फुल प्रूफ उसको नहीं बना सकते हैं, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इलेक्शन की मशीन जो है वो फुल प्रूफ ही हो जाएगी। हम किसी भी तरह की मैनिपुलेशन की संभावनाओं को शून्य जब तक न कर लें, तब तक फेयर इलेक्शन की अपेक्षा अब इन सरकारों से नहीं हो सकती। देखिए, जब चुनाव होता है तब अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, मोदी हो, उनको घुसपैठिया याद आ जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव बहुत करीब है, एसआईआर चल रहा है, यहाँ भी घुसपैठिया। क्या वजह है जो चुनाव से कुछ पहले ही घुसपैठिया याद आते हैं, जबकि पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार राज्य में भी है, स्टेट में भी है और जो सेंट्रल में भी है? तो कौन सी ऐसी वजह है कि घुसपैठिया सिर्फ इलेक्शन चुनाव के टाइम ही याद आते हैं, जबकि इससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है? देखिए, पुलवामा की घटना हुई 2019 इलेक्शन के ठीक पहले, ठीक है। इस बार भी एक घटना हुई ना, जम्मू कश्मीर में वारदात हुई इलेक्शन के पहले। पुलवामा की घटना में कंप्लीट गवर्नमेंट का फेल्योर, यदि कांग्रेस की सरकार रहती तो यही लोग आरोपित करते कि कांग्रेस की सरकार अक्षम है, इनकी खुफिया एजेंसी इन संभावनाओं का पता नहीं कर सकी और सारा कुछ हो गया, अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने 40 लोगों को मरने दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि देश राष्ट्रीय शोक में है, ये है वो है, मतलब उसको मैंने छद्म राष्ट्रवाद के भावनाओं पर खेलकर और जनता की भावनाओं को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो इनका फेल्यूर, इनकी कहीं कोई गलती नहीं थी, और बस चले तो कह देते कि हमारे भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियों की गलती थी, यह भी हो सकता था। लेकिन ये बातें बार बार देश की सुरक्षा की भावना को प्ले किया जाता है हर इलेक्शन के पहले, और ऐसा करके लोग की मानसिकता भावना का दोहन किया जाता है। आप एक दिल्ली में घटना घट गई, एक बम ब्लास्ट हुआ, अरे भैया इसमें आपका फेल्योर है, और इलेक्शन के पहले हुआ, तो लोगों को आप इनसिक्योर नहीं, लोग को आप इनसिक्योर करना चाहते हैं और सुरक्षित महसूस कराकर और उसका दोहन करना चाहते हैं, यही तो कर रहे हैं आप। मैं यदि ये कह दूं कि अच्छा क्यों इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि पुलवामा की घटना किसी साजिश का हिस्सा नहीं है? जब एक डीएसपी पर आरोप लगा, जब उसकी जांच की मांग की गई, आज 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए, आज तक उसका रिपोर्ट आया और डीएसपी का क्या हुआ कुछ नहीं बताया गया। तो आप तो क्यों नहीं माना जाए कि यह आपके चुनावी साजिश का एक हिस्सा है? वो ये संभावना है कि नहीं? मैंने एक बार बयान दिया तो लोग, मंत्री था उस समय, तो पूरा नेशनल न्यूज़ बना दिया है कि भाई मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया। मैं पूछ रहा हूँ कि संभावनाओं, जब जांच होती है तो सभी तरह की संभावनाओं को खंगालना चाहिए। आप अपने गिरेबान में भी झांकिए। 2019 के चुनाव में पुलवामा की घटना से पहले पूरा देश कहता था कि अब नहीं भाई, अब मोदी नहीं, 15 लाख रुपए नहीं मिले, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, देश में
अराजकता फैल गई और सिर्फ मूल मुद्दों मतलब रोजगार, नौकरी और गरीबी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों से ध्यान हटाकर और उसको धार्मिक सांप्रदायिक भावनाओं की तरफ ले जाया गया। तो देश ने समझ लिया कि अब नहीं, बस होना ही था कि इसी बीच में पुलवामा की घटना घट गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन का दायरा ये सब भी होना चाहिए। तो आप तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बाइस्कोप दिखला रहे हैं लोगों को। अब उनकी भावनाओं, उनकी राष्ट्रीयता की भावना से खेलकर अब वोट का दोहन कर रहे हैं। सर, मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज़ का सफ़र करवाएंगे। आज इंडिगो फ्लाइट हो या कोई भी फ्लाइट हो, ऐसी हालत हो गई है कि एयरपोर्ट पे मारपीट पे उतरे हैं लोग। और एक खबर ये भी है कि एमओसी पे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। ये बहुत निंदनीय है, बहुत खेदजनक है। और ये जो गिमिक्स चलता है ना, तो जब इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा था और एयर इंडिया का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा था और सिर्फ 2 हाथों में पूरे देश के एयरलाइंस को जब सौंपा जा रहा था, तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री और विश्लेषकों ने इस बात की ओर, और इवन राहुल गांधी जी का बयान आया था, उन्होंने चेताया था कि यदि इन लोग के हाथ में 1-2 हाथों में रहेगा तो कल को पूरे देश की जनता ब्लैकमेल्ड होगी और सरकार भी ब्लैकमेल्ड होगी। एग्रीमेंट तो इन लोगों ने साइन कर दिया, अब उनकी एग्रीमेंट तोड़ने की बात करेंगे तो वो कोर्ट जाएंगे, और उसके पहले उनको जितना ब्लैकमेल करना था वो कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने, जिस हुक्मरानों ने कहा कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ पर चढ़ाएंगे, अब हवाई जहाज़ पर चढ़ने वालों को हवाई चप्पल पहना दिया इन लोगों ने। और लगता नहीं है कि वो रेलवे स्टेशन है और पैसेंजर ट्रेन के लिए लोग खड़े हैं कि हवाई जहाज़ के लिए खड़े हैं। कोई भी तबका इस देश का कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन नैरेटिव बनाकर वोट लेना कोई सीखे तो इन्हीं ड्रामेबाजों से सीख सकता है। देश का दुर्भाग्य है, और जनता यदि नहीं संभली तो फिर देश रसातल में जाएगा। और यह जो भी क्रियाकलाप हैं वह देश को सिविल मतलब कह सकते हैं कि डिस्पैरिटी की तरफ ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अराजक होता जा रहा है और हम हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुमत देना था उस समय लोगों ने दे दिया, अब क्या कर लेंगे। और ये लोग भी वोट लेने के बाद चिढ़ाते हैं लोग कि अब क्या कर लोगे, 5 साल कुछ कर ही नहीं सकते हो। वही प्रवृत्ति है इन लोगों की। इसलिए देश बहुत ही गंभीर परेशानियों से गुजर रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था धूल चाट रही है, फिर भी बाहर बताया जा रहा है कि हम वर्ल्ड लीडर हैं और क्या नहीं है। तो ये इन चीज़ों को जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जितने भी कमर्शियल के एक्सपर्ट थे, कॉमर्स के, उन सारे लोगों को मुख्य व्यवस्था से दूर कर दिया गया है। रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन बनता है? एक हिस्टोरियन, हिस्ट्री का प्रोफेसर, जिसका आरएसएस से संबंध होना चाहिए। ये उसकी आहर्ता, छुपी हुई आहर्ता है। वहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स थे सब लोगों ने रिजाइन कर दिया। आपने देखा होगा, रिजर्व बैंक के 3 गवर्नर ने रिजाइन किया और कहा कि रिजर्व्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है। रिजर्व क्या है? देश के बुरे दिनों के लिए जो खजाना होता है उसको इन लोगों ने खाली करवा दिया। वही रिजर्व की चिंता उन पिछले गवर्नरों को थी, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब आप उसमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं। देश की आर्थिक हालत, सोना गिरवी रखकर पैसा लेने की नौबत आ रही है। लोन से पूरा देश करा रहा है। बाहर का उसकी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है कि उसको ढक तोप के
काम चलाऊ व्यवस्था चलाई जा रही है। निर्मला सीतारमण कह रही है कि उसको हाल पे उसको छोड़ दो। उनके पति से पूछ लीजिए, वो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब तो हम सुनना ही छोड़ दिए कि सीतारमण क्या करें, उनके पति की बात हम सुन रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश के हालात बहुत खराब हैं। तो ये इन गंभीरता को, इन सारी चीज़ों को से ध्यान हटा कर लो। आम देश में गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग इस व्यवस्था में अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब इस कदर होते जा रहे हैं कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज सरकार खिला रही है और कह रही है कि देश उड़ रहा है, विकसित हो रहा है, और क्या नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप में एक कंट्रास्ट है कि आपके हालात, ये इंडिकेटर्स हैं कि आपके हालात क्या है। और दूसरी तरफ बद से बदतर है। दिखाया जा रहा है कि डर का सिर्फ विकास का पैमाना आपके देश में सांप्रदायिक तनाव पहले डायरेक्ट तैयार किया जाता था इन लोगों के द्वारा, अब अप्रत्यक्ष रूप से तैयार किया जा रहा है कि भाई इनके वक्फ बोर्ड पर हमला करो, माने इस तरह की चीज़ों पर, ताकि सीधा सीधा नहीं लगे कि आप सांप्रदायिक बना रहे हैं माहौल को। तो ये हमारे साथ आलोक मेहता, जो कि आरजेडी के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो इनसे हमने बात की एसआईआर और तमाम मुद्दों पे। साफ तौर से कहना है कि बीजेपी ने विकास तो किया है, लेकिन वो सिर्फ सांप्रदायिक दंगे फैलाना, नफरत फैलाना, और विकास कहीं दूर दूर नज़र नहीं आ रहा है। देश के हालात आज बद से बदतर हो गए हैं। तो तमाम मुद्दों पे हमने बात की। आपको बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।